दोस्तों, मैं दमलेश प्रजापति और आज देख रहे हैं कक्षा 12वीं इतिहास भाग 1, जिसमें हम चैप्टर दूसरा राजा किसान और नगर लेते हैं। इस चैप्टर में हम 50 से अधिक मस्त क्वेश्चन आंसर देखेंगे और साथ ही नोट्स देखेंगे जो हमारी कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंदर अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सिद्ध होने वाला है, जिसके हम देखते हैं और उसका हल ढूंढते हैं। अब हम लेते हैं राजा किसान और नगर के मिस क्वेश्चन मतलब मस्ट आंसर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। इसमें हम देखते हैं पहला, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्र थे। मतलब इसके अंदर बताया गया कौन कौन से है जो राजतंत्र थे। अंग मगध वत्स या वजी थे, कोचल छेदी काशी या वजी थे, अंग मगध कुरु मतल ये थे, या फिर अंग मगध काशी और कोचल थे। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा अंग मगध वत्स और वजी, यानी कि अंग मगध वत्स और वजी है जो क्या थे, इसके राइट आंसर हो जाएंगे जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्र हुआ करते थे। क्वेश्चन है दूसरा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद था जहां पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गए। गणतंत्र यानी कि समूह शासन कह सकते हैं। जो कौन सा था, पंजाब था, सेदी था, वज्जी था या वत्स था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है बी ऑप्शन पर है सेदी। कौन सा था दोस्तों, वो था सेदी। अब क्वेश्चन लेते हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में पुष्करसारिणी नामक राज्य किस महाजनपद में राज्य करा था। पुष्करसारिणी नामक जो अबंग है, अति है, गंधार है या चूरचंद। इसका राइट आंसर है जो दोस्तों हो जाएगा अति। कौन सा हो जाएगा, अति। अति है जो पुष्करसारिणी नामक राज्य में राज कर रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं चौथे क्वेश्चन अंदर दिया गया है गंगा और चोर नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी, यानी इसके किसने की थी उसका नाम बताना है। बिंबिसार है या अजातशत्रु, उदय या मुंडक। इसका राइट आंसर है जो मुंडक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुजाकार बिंबिसार। इसका राइट आंसर है त्रिभुजाकार बिंबिसार। यानी जो कौन थे, वो धनानंद के वो बहुत बड़े या मगध के जो महापुरुष थे उनमें शामिल है। अजातशत्रु है, बिंबिसार है और महापद्मनंद है, उनके पिता थे। और इस क्वेश्चन के बाद अगला लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन के अंदर हमारा दिया गया है गंधार महाजनपद की राजधानी थी। गंधार पटना, महिष्मती, हाटक या तक्षशिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाटक। कौन सी थी दोस्तों, हाटक। इसकी राइट आंसर है हाटक हो जाएगा जो गंधार महाजनपद की क्या थी, राजधानी थी। अब क्वेश्चन लेते हैं छठे क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता के उपासक थे। इंद्र, शिव, विष्णु या अग्नि। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा शिव देवता के। किसके हो जाएगा, शिव देवता के जो है उपासक थे। कौन, सिंधु सभ्यता के निवासी है जो शिव देवता को उपासक थे, शिव देवता। क्वेश्चन लेते हैं सातवां, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। 800 से 700 ईसा पूर्व में हुई थी, या 700 से 200 ईसा पूर्व में हुई थी, या 1000 से 800 ईसा पूर्व हुई थी, या फिर 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका राइट आंसर है 800 से मतलब 1000 से 800 ईसा पूर्व में हुई थी। जो ऋग्वेद है उसकी रचना हुई थी। 4 ग्रंथ हैं उसके अंदर, ऋग्वेद है उसका क्या हुआ था, 4 वेद है उसके अंदर ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद में कुल है जो कितने सूतक है, सूतक कितने, 1028 है, 1050 है, 1000 है या 870 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1028। ऋग्वेद के अंदर कितने सूतक है, तो 1028 सूतक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, वेदांग की संख्या कितने है। तो दोस्तों ये सभी बात जानते हैं, वेदांग कितने हैं, 5, 4 या 7। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद और सामवेद, ये 4 वेद है, इसलिए इसका आंसर है जो 4 हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 10वां, सल्लेखन संबंधी है। सल्लेखन यानी लेखन संबंधित कौन सा है, वैदिक धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है या फिर शाक्त धर्म से। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा जैन धर्म से। जैन धर्म है जो क्या, सल्लेखन से संबंधित है। अब क्वेश्चन लेते हैं हम 11वें क्वेश्चन के अंदर बताया गया पार्श्वनाथ यानी पार्श्वनाथ कौन से शिक्षक गुरु थे जिन्होंने द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां कौन सा महाव्रत जोड़ा था। पार्श्वनाथ द्वारा जो प्रतिपादित जो 4 महाव्रत बड़े बड़े व्रत बनाए जाते थे, उसके अंदर 5वां महाव्रत है जो महावीर जोड़ा था, वो कौन सा था। ब्रह्मचर्य था, अहिंसा, असत्य या सत्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। कौन सा था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य जो महावीर ने जोड़ा था। क्वेश्चन लेते हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि द्वितीय बौद्ध संधि
संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? द्वितीय बौद्ध संगीति, माँ कश्यप ने की थी, सर्वकामी ने की थी, या फिर मोक पितुलतस ने की थी, या विसुमत ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वकामिनी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है जो सर्वकामिनी हो जाएगा। अब क्वेश्चन लेते हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर नहीं 13वां क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बौद्ध है संघ बनाए जाते थे, शाखा बनाई जाती थी, उसके अंदर जो प्रविष्ट होते थे वो एक क्या प्रक्रिया कहलाई जाती थी? क्या कहलाई जाती? उपसंबंधा कहलाई जाती थी, या फिर धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाई जाती थी, या फिर सूत या उपाचक? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसंबंधा। उपसंबंधा क्या हो जाएगा? उपसंबंधा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसंबंधा हो जाएगा। अब क्वेश्चन लेते हैं 14वें के क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि मौर्य कालीन जो कलिंग राज्य है वो स्थित कहाँ पर था? उत्तरी उड़ीसा में था, या पूर्वी उड़ीसा में था, या वर्तमान पश्चिमी उड़ीसा में था, या दक्षिण उड़ीसा? इसका हम लोग सभी जानते हैं कि ये तो कलिंग उड़ीसा में स्थित था, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये उड़ीसा के किस क्षेत्र में स्थित था, उत्तरी में था या दक्षिण में था, या फिर किस क्षेत्र में था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी या दक्षिण। दक्षिणी आंसर है। कहाँ पर था दोस्तों? ये था वर्तमान में कहाँ पर? दक्षिणी उड़ीसा के अंदर स्थित था। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं हम 15वें क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य का मुख्य रूप से विभक्त था। मौर्य साम्राज्य कितने रूपों में विभक्त था? 4 प्रांतों में, 2 प्रांतों में, 5 प्रांतों में, या 8 प्रांतों में? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 4 या 5 है, जो आपको कमेंट में बताना है। इसका उत्तर मैंने काट दिया है, क्योंकि इसका उत्तर आप कमेंट में बताएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका उत्तर क्या है। अब देखते हैं हम नोट्स। अब हम नोट्स देखते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा है। अब हम देखते हैं इसके नोट्स देखने से पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा चैनल है जो सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर मैं रोजाना एक ही वीडियो डालूंगा और जो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। अब लेते हैं पहला पॉइंट। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया था, जिनसे राजा अशोक के अभिलेखों का पता चला था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप कौन था? एक कंपनी का अधिकारी था जिसने 1830 के दशक यानी 1838 के अंदर ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया था। ठीक है, अब पॉइंट लेते हैं दूसरा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। इसका कारण है आरंभिक राज्यों व नगरों का जो विकास, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन। यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व थी, उसको एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। परिवर्तन काल यानी कि उसके अंदर इतिहास के अंदर परिवर्तन हुआ था, क्योंकि उसके अंदर लोहे का प्रयोग हुआ था, सिक्कों का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसे क्या माना जाता है? परिवर्तनकारी काल माना जाता है। पॉइंट लेते हैं तीसरे के अंदर बताया कि इस काल में 16 महासदम पदों का उदय हुआ था, जिसमें मगध, कोचल, कुरु, पांचाल, गांधार, वज्जी, अवंती आदि प्रमुख थे। ये तो प्रमुख है, लेकिन इसके अंदर कितने महाजन हुए थे? 16 महाजनपद हुए थे, जिनका नाम जो हमारे पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब पॉइंट लेते हैं चौथा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। किस ग्रंथों के अनुसार? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, क्योंकि वो अशोक ने धर्म का प्रसार किया था और वो भी बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। उसके अनुसार अशोक है जो सर्वाधिक क्या था? प्रसिद्ध शासक था जो मौर्य वंश के अंदर। अब क्वेश्चन पॉइंट लेते हैं 5वां। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने 321 ईस्वी के अंदर राज्यारोहण हुआ था इसका, और इसी ने इसकी मौर्य समाज की नींव डाली थी। अब लेते हैं आगे पॉइंट देखते हैं 6वां, 7वां और 8वां। अब देखते हैं 6वें पॉइंट के अंदर बताया गया है कि मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? वो हो सकते हैं अभिलेख है, सिक्के हैं, साहित्य लेखन है, बहुत सारे हो सकते हैं। वही क्या है? गुप्त जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। मौर्य साम्राज्य 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, राजधानी पाटलिपुत्र थी और 4 प्रांतीय केंद्र थे, जिसमें तक्षशिला है, उज्जैन है, तोसली और सुवर्णगिरी। यानी कि मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? वो लिख सकते हैं 5 राजनीतिक प्रांतों में बटा हुआ था। उसके अंदर जो पहला राजनीतिक केंद्र जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, और बाकी थे राजनीतिक जो प्रांतीय केंद्र थे। पॉइंट लेते हैं 8वें पॉइंट के अंदर बताया गया है कि जो मेगस्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक समिति और उप समितियों का उल्लेखन किया गया था। यानी कि मेगस्थनीज कौन था? जो सेल्यूकस का राजदूत था, जिसे चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। उसके द्वारा जो सैनिक गतिविधि संचालन होते थे, उसने एक क्या लिखा था? उल्लेख लिखा था अपनी इंडिका के अंदर। जो इंडिका के अंदर उल्लेख लिखा था, उसके अंदर लिखा है कि एक समिति बनाई गई थी और उससे उप समितियाँ बनाई गई होती थी,
जिनके कार्य वह जो निम्न होते थे। कार्य नौसेना है, यातायात और खान पान का, पैदल सैनिकों का, अश्वरोहियों का, रथरोहियों का तथा हाथियों का संचालन। इसमें से ज़्यादा है जो सैनिक गतिविधियों में सैनिकों के लिए कार्य किए जाते थे, जैसे उसके नौसेना, पानी में चलने वाली, हम जो घोड़ों पर, हाथियों पर, रथों पर चलने वाले, उसका ध्यान रखा जाता था। किस पॉइंट लेते हैं नौवा बताया गया 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था तथा सामंतवाद का उदय इसी काल से माना जाता है। यानी कि अब क्वेश्चन आ सकता है गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था, तो हम लिख सकते हैं गुप्त साम्राज्य का उदय है जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ईस्वी के अंदर, ईसा पूर्व नहीं सॉरी ईस्वी के अंदर हुआ था। ठीक है, इसका सामंतवाद को उदय भी उसी काल में हुआ था, उसी काल में हुआ होगा। अब देखते हैं 10वां, दक्षिण के राजा और सरदार सोल, शेर और पांडे जैसे समृद्ध और स्थायी राज्यों का उदय हुआ था। और दक्षिण के अंदर दक्षिण भारत केरल है, तमिलकम क्षेत्र जिसे हम आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु का जो कुछ हिस्सा होता है उसे तमिलकम कहते हैं। उसी के अंदर क्या हुआ था, सरदार है, जो सरदारियाँ हैं सोल, शेर और पांडे, इसके अंदर उदय हुआ था। हुआ था। अब किस पॉइंट लेते हैं 11वां, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उपज बढ़ाने के लिए लोहे के पालों का प्रयोग हुआ था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि कृषि और जो खेती होती है उसको महत्वपूर्ण दिया गया था। उसके लिए बढ़ाने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयोगों, ठीक है, जिसमें लोहे के फालों का प्रयोग किया जाता था। कुदाल बनाए जाते, कुदालों के अंदर जो पर्वत के क्षेत्र होते हैं उसके अंदर कुदालों का क्या होता था, प्रयोग लिया जाता था। और राजस्थान के अंदर और पंजाब के अंदर 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था, 20वीं शताब्दी के अंदर हुआ था क्या, वो हलों का, लोहे के हलों का प्रयोग हुआ था। अब लेते हैं 12वां, 6वीं शताब्दी पूर्व से 6वीं शताब्दी काल में व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन विलय में आसान हो गया था। 13वां लेते हैं, उस स्थिति प्राप्त करने के लिए राजाओं द्वारा देवी देवताओं के साथ जुड़ना होता था। जो कुषाण वंश के शासक थे उन्होंने अपने आप को बड़ा बनाने के लिए यानी कि बड़ा बताने के लिए जो देवी देवताओं के समान जो देवतुल्य नाम लगाते थे और उसकी मूर्ति बराबर अपना जो है मूर्तियाँ लगा करते थे। इसलिए पॉइंट लेते हैं 14वां, द्वितीय शताब्दी के कई नगरों, छोटे दानात्मक अभिलेखों से विभिन्न व्यवसायों की जानकारी जैसे धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, चौड़कर, लोहार, धार्मिक गुरु आदि हुए थे। यानी कि द्वितीय शताब्दी दानात्मक अभिलेख क्या होते हैं, जिसके अंदर दान दिया जाता है उसका विवरण होता है और उसी के अंदर बताए गए धोबी है, बुनकर, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब लेते हैं पॉइंट 15वां, उत्पादकों और व्यापारियों के संघ श्रेणी का उल्लेख मिलता है। यानी उत्पादक और व्यापारी होते हैं उसका संघ बना होता था कि माल लेना, कच्चा माल लेना और कच्चे माल को तैयार करके बाजार में बेचना, उसी संघ को क्या कहलाता था, वो कहलाता था श्रेणी। क्या कहलाता दोस्तों, वो कहलाता था श्रेणी। संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती फिर उसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। और पॉइंट लेते हैं 16वां, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में नदी मार्गों, भूमार्गों और का जाल कई दिशाओं में फैला हुआ था। अरब सागर से उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक और बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिणी पूर्व एशिया तक। कहाँ तक फैला हुआ था, दक्षिण पूर्वी एशिया तक। नदी मार्गों का जाल, यानी कि नदी मार्गों के द्वारा क्या होता था, व्यापार फैला जाता था जो एशिया में, अफ्रीका में, पश्चिमी चीन है, दक्षिण पूर्वी एशिया में तक फैल गया था। अब लेते हैं 17वां, गुप्त काल के अंतिम समय सिक्कों में कमी, आर्थिक गिरावट और इशारा करती है। यानी गुप्त काल के अंतिम समय में सिक्कों के अंदर क्या आ गई थी, कमी आ गई थी, जिसके अंदर आर्थिक गिरावट, यानी कि अपना जो जो चलता है ना वो धंधा, उसके अंदर क्या गिरावट आ गई थी, इशारा करती है। अब लेते हैं 18वें के अंदर बताया गया है कि अभिलेख साक्ष्य इतिहास के प्रमुख स्रोत अभिलेख शास्त्रियों द्वारा अभिलेखों के, यानी कि अभिलेख है जो साक्ष्य है, अभिलेख साक्ष्य मिलते हैं, स्तंभ अभिलेख है, शिलालेख है और बाकी जो अभिलेख होते हैं वो क्या होते थे, जो प्रमुख इतिहास है, प्रमुख जो मौर्य साम्राज्य जैसे साम्राज्य के बारे में पता चलता है अध्ययन से। इसके अध्ययन से क्या होता है कि बीते काल की भाषा है, राजा के नाम, तिथि है, संदेश है आदि महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसीलिए वो राजा बड़े बड़े लोगों को अभिलेख लिखाते थे जिसके अंदर बीते काल यानी कि बीते हुए समय के बारे में पता चल जाता था और राजा का नाम है, उसकी तिथि के बारे में चलता जाता था। अब लेते हैं पॉइंट 19वां, अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं। अभिलेख जो साक्ष्य की सीमाएं हैं, अगर ये प्रश्न के अंदर आ जाए कि लिखिए, तो इसमें लिखना है अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, यानी कि अक्षर है जो बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखा जाता था जिसके कारण वो मिट जाते थे। अभिलेख के टूट जाने से कुछ अक्षरों के लुप्त हो जाना, वास्तविक अर्थ न निकलना, प्रक्रिया व रोजमर्रा जिंदगी में पाना, भाषा समझ न आना, दैनिक सुख दुख अभिलेखों ने न मिलना, यानी कि हल्के रंग से उत्कीर्ण हो जाते हैं, यानी कि छोटी सी
छोटी छोटी मात्रा में लिखे जाते थे, जो क्या होते थे कभी कभी टूट कर बिखर जाते थे, टूट जाते थे, जो अपनी अक्स मात्राएँ जो खो जाती थी, जिसे पढ़ना अभी भी जो संभव नहीं हुआ है। और अभिलेखों को ऐसी भाषा में लिखे लिपियों में लिखे गए थे जिसकी कोई हमारी भाषाओं से कई प्रकार से भिन्न है, जिसके कारण हम उसके बारे में जान नहीं पाते थे और उसकी ज़िंदगी खाना पाना है भाषा है इसकी समझ नहीं आती थी, इसलिए उसका वास्तविक अर्थ है जो निकाल नहीं पाते थे। अब लेते हैं 20वां पॉइंट, प्रस्तर मूर्तियों में सहित मौर्यकालीन समस्त पुरातत्व की अद्भुत कला के प्रमाण है, जो मौर्य साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। यानी कि मूर्तिकला है जो मौर्य साम्राज्य क्या मानी जाती है, पुरातत्व का अद्भुत कला के प्रमाण है, यानी कि जो इतिहास के अंदर साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। अब लेते हैं 21वां, कुषाण शासकों ने समय को देवतुल्य प्रस्तुत किया। कुषाण शासक बता था, कुषाण शासक जो अपने आप को देवतुल्य माने जाते थे, जिसको मथुरा के अंदर जो माठ है उसके अंदर और अफगानिस्तान के कई सारे मूर्ति वो देव स्थान है, वहाँ पर उसके देवों के बराबर में क्या रखी जाती थी, उसकी कुषाण राजाओं की जो मूर्ति है वो लगी जाती थी। देवपुत्र उपाधि के धारण की संभावना सीन से शासक प्रेरित थे, जो समय स्वरूपपुत्र कहते थे, यानी देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे, अपने आगे देवपुत्र लगाते थे, जैसे कि किसी का नाम कुषाण होता है, कुषाण देवपुत्र ऐसे लगाते थे, जो है सीन के शासक, यानी सीन के अंदर जो शासन होता था उसके प्रेरित होकर ये लोग करते थे। अब लेते हैं 22वां, कुषाण शासकों ने के राज धर्म को जानने के सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्के और मूर्तियाँ हैं, यानी कुषाण शासक उनको राज धर्म को जानने के सर्वोत्तम प्रमाण क्या है वो आ सकते हैं, तो हम बता सकते हैं उसके सर्वोत्तम प्रमाण है सिक्के और मूर्तियाँ, जिसके माध्यम से इसके इतिहास के बारे में पता चलता है। इस प्रकार आज का हमारा वीडियो है जिसे यहीं पर विराम देते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक करिए और शेयर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखकर अपने जो दोस्त होते हैं वो बोर्ड परीक्षा अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसके अंदर जो मोस्ट मैंने जो बताए हैं जो नोट्स और वो अब से जो मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं वो हमारे लिए बोर्ड की परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।